इस विषय पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वह है केंद्रीय सत्ता के प्रति राजपूतों का सहयोग। केंद्रीय सत्ता से यहाँ तात्पर्य हमारा मुगल शासकों से है। और मुगल काल के पूर्व के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से शासकों द्वारा मुगल सत्ता का प्रतिरोध किया गया था। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से शासक ऐसे रहे जिन्होंने सहयोग किया था। ये प्रतिरोध और सहयोग की जो अवस्था थी ये अकबर के काल में हम देखते हैं। ये अकबर के काल से ही जुड़ी हुई व्यवस्था थी। और अकबर चूँकि एक ऐसा मुगल सम्राट रहा जिसने कि भारत के हिंदू शासकों के साथ सहयोग प्राप्त करके अपने राज्य की स्थापना करना अपना मुख्य उद्देश्य रखा था। तो ऐसे में बहुत से राजपूत शासक ऐसे रहे जिन्होंने अकबर को एक कुशल साम्राज्य स्थापित करने में अपना सहयोग दिया। 1556 में जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तभी से इस राजपूत मुगल सहयोग की युग की शुरुआत हुई। अकबर एक कुशल प्रशासक तो था ही, साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ और एक महान कूटनीतिज्ञ भी साबित हुआ। उसने अपनी योग्यता के बल पर एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य की स्थापना करी थी और अपनी दूरदर्शिता से वो ये जान चुका था कि भारत में इस्लामी परंपराओं को स्थापित करके वो अपने जो साम्राज्य है उसको चिरस्थायी नहीं बना सकता, क्योंकि उसकी ये नीति राजपूत तथा अन्य हिंदुओं के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न कर सकती थी। और यदि मन में विद्रोह रहा तो वो कभी भी भड़क सकता था, जो मुगल साम्राज्य के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता था। इसलिए उसने भारत में मुगल साम्राज्य की हम कह सकते हैं कि स्थायित्व को बनाए रखने के लिए राजपूतों और गैर मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण समझा। और इस कारण से ही भारत में राजपूत मुगल सहयोग का सूत्रपात हुआ। राजपूत मुगल सहयोग के कारणों की हम चर्चा करें तो हम देखते हैं कि अकबर के शासनकाल में राजपूत मुगल सहयोग की जो परंपरा शुरू हुई वो मुगल पतन के काल तक चलती रही। यानी सहयोग जो था वो बाद के राजपूत शासकों ने मुगल काल का जब पतन होने लगा था, यानी पतन की ओर जब मुगल काल औरंगज़ेब के बाद अग्रसर हुआ, उसके बाद भी ये यानी पतन के दौर में भी ये सहयोग की प्रतिक्रिया जो थी वो परंपरा जो थी वो चलती रही। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी समकालीन परिस्थितियों का सही तरीके से मूल्यांकन किया था और इसीलिए वो मुगल साम्राज्य की स्थापना में राजपूतों के सहयोग का महत्व समझ चुका था। भारत में मुगल साम्राज्य को वो स्थायी बनाना चाहता था, यह अभी हम पूर्व में डिस्कस कर ही चुके हैं। और इसीलिए उसने एक कुशल राजनीतिज्ञ के भांति एक विशिष्ट राजपूत नीति का प्रतिपादन किया। जो सहयोग रहा राजपूत तो मुगल सहयोग, उसके जो प्रमुख कारण थे उनको हम अगर डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति जो थी वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी और अकबर एक महत्वाकांक्षी शासक होने के कारण संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना चाहता था और इसीलिए उसने राजस्थान पर अपना अधिकार करना अत्यंत ही आवश्यक समझा था। राजस्थान पर अधिकार किए बिना वो मालवा, गुजरात और दक्षिण के जो राज्य थे उन पर अपना अधिकार स्थापित नहीं कर सकता था, क्योंकि दक्षिण जाने का जो मार्ग था वो राजस्थान से होकर गुजरता था और इसीलिए राजस्थान के प्रति उसने एक विशेष राजनीतिक नीति जो थी उसका निर्धारण किया था। चूँकि अकबर का जन्म अमरकोट के हिंदू शासक बैरीसाल के यहाँ पे हुआ था, तो उसके मन में राजपूतों के प्रति जन्म से ही एक प्रकार की सद्भावना थी और इसलिए वो उनका सहयोग प्राप्त करना चाहता था। अकबर राजपूतों के चरित्र से भी भली भांति परिचित था। वो जानता था कि युद्ध प्रिय, पराक्रमी और अपने वचन पर टिके रहने वाले स्वामी भक्त वर्ग है और यदि उनको यानी राजपूतों को अपना विरोधी बनाता
तो ये उसके लिए बहुत परेशानी का कारण हो सकता था। तो उसने राजपूतों के प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाया। ये हम समझ सकते हैं कि अकबर ये जान गया था कि यदि ये वर्ग, ये जो कि एक बहुत ही युद्धप्रिय और स्वामी भक्त वर्ग है, यदि अकबर के साथ आ जाता है तो अकबर के लिए भविष्य में अपने राज्य की स्थापना परेशानी का कारण, यानी स्थायी राज्य की स्थापना भारत में किसी प्रकार से परेशानी का कारण नहीं बन सकती थी। अकबर के समय में राजपूतों में प्रतिस्पर्धा थी और फूट भी थी, और अकबर ने इस स्थिति का लाभ उठाया और बहुत सारे राजपूतों को उसने अपने दरबार में महत्वपूर्ण पद दिए। तो ऐसा करके अकबर ने ना तो सिर्फ राजपूतों में एकता की स्थापना करी, बल्कि अपनी कूटनीति से एक अच्छा उदाहरण पेश करके सभी विरोधी राजपूतों को अपने पक्ष में कर लिया। अकबर ने अपने राज्य की स्थापना, यानी स्थायी स्थापना के लिए एक स्थायी सेना के महत्व को समझा, और चूँकि बाबर और हुमायूं ने तो भारत में युद्ध करने के लिए विदेशी सैनिकों का सहारा लिया था, अकबर ही अच्छे से जानता था कि वो विदेशी सैनिकों को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, और उसके संपर्क में भी बहुत से विदेशी सैनिक नहीं थे। तो ऐसे में भारतीय वर्ग जो था उसको अपनी सेना से जोड़ना और राजपूत जैसी युद्धप्रिय जाति को अपनी सेना में जगह देकर वो अपने न केवल अपने राज्य को सुरक्षित कर रहा था, बल्कि एक नई नीति का प्रतिपादन भी वो कर रहा था। अकबर के पिता हुमायूं एक बहुत ही अयोग्य और विलासी शासक सिद्ध हुए थे, और यही कारण था कि उसके शासनकाल में मुस्लिम अमीर जो थे वो अत्यंत महत्वाकांक्षी और स्वाधीन हो गए थे, यानी स्वतंत्रता उन्होंने ग्रहण कर ली थी। तो अकबर के लिए इन अमीरों को दबाने के लिए राजपूत शासकों का सहयोग प्राप्त करना भी ज़रूरी हो गया था। तो वो अब एक प्रकार से जो ये परिस्थिति बनी थी उसमें एक बैलेंस बनाना चाहता था, और मुग़ल दरबार में शक्ति संतुलन उसके लिए एक आवश्यक नीति बन गया था, और इस शक्ति संतुलन को उसने हिंदू और मुसलमानों को बराबर शक्ति प्रदान करके शक्ति संतुलन की स्थापना उसके द्वारा की गई थी। जिस समय अकबर ने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति अपनाई, उस समय राजस्थान की राजनीतिक परिस्थिति अत्यंत ही विघटनकारी थी। राजपूताना अलग अलग छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, और प्रत्येक राजपूत शासक अपनी रियासत को ही अपना देश मानता था, और वो ये मानता था कि उसकी रियासत की सीमा के बाहर उसके बहुत से शत्रु हैं। इसलिए सभी राजपूत शासक अपनी रियासतों के विस्तार के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे। निरंतर इस प्रकार के प्रयास में वो लगे रहते थे कि किसी भी भारी शक्ति का सहयोग पाकर वो राजस्थान में अपने पक्ष को मजबूत करके अपनी शक्ति का विस्तार कर सके। और यही कारण है कि 1562 में जब अकबर ने राजपूतों के प्रति सहयोग की नीति का सूत्रपात किया, तो वो बहुत ही सहजता के साथ अकबर का सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने इस सहयोग के दुष्परिणामों के विषय में विचार नहीं किया। अकबर की सहयोग की नीति का प्रारंभ 1562 में उस समय हुआ जब अकबर अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जा रहा था, और मार्ग में सांगानेर नामक स्थान पर आमेर के राजा भारमल ने अकबर से मुलाकात करी और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से करने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने तत्काल इस प्रस्ताव को स्वीकार करा, और यहीं से राजपूत मुगल सहयोग की नीति की शुरुआत हुई। इस विवाह के फलस्वरूप कछवाहा शासकों ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए, और उनकी राजनीतिक तथा आंतरिक स्थिति में फिर धीरे धीरे बदलाव भी आया। परंतु इसका सबसे बुरा परिणाम ये हुआ कि मुसलमानों को अब राजपूतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया, और धीरे धीरे जब अन्य राजपूत शासक भी अकबर के दरबार में आ गए तो यह हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि राजपूत रियासतें अकबर की अधीनता में स्थापित हो गई। और हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने इस नीति के द्वारा अधिकांश राजपूत शासकों को अपने नियंत्रण में कर लिया। कुछ राजपूत शासक ऐसे रहे जो अकबर के नियंत्रण में नहीं आ पाए थे, जिनमें महाराणा प्रताप सबसे प्रमुख हैं।